हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो कॉमिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उसका कवर पेज देखकर आप समझ ही गए होंगे। बाकेलाल लौट आए हैं राज कॉमिक्स में 7 साल बाद। इसकी लास्ट कॉमिक्स जो आई थी वो थी बाकेलाल और अनोखा चोर। उसके बाद ये कॉमिक्स आई है, फिर आया बाकेलाल। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं बाकेलाल ने इस बार भी क्या क्या हरकतें की। मनोज गुप्ता पेश करते हैं फिर आया बाकेलाल। परिकल्पना मीनू गुप्ता, लेखन तरुण कुमार वाही, चित्रांकन प्रेम गुणावत, रंगसज्जा सुनील पांडे, सुलेख नीतीश शर्मा, संपादन मनोज गुप्ता, प्रबंध संपादक मीनू गुप्ता, स्टूडियो हेड आयुष गुप्ता, संस्थापक राजकुमार गुप्ता, मनोज गुप्ता, सहयोग बबीता वालिया, रंजीत राम। एक दिन प्रतापगढ़ के राजा प्रताप सिंह के महल का द्वार किसी ने बाहर से खटखटाया। खट 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 खट। अरे, अभी तो हमने दातुन भी नहीं किया। द्वारपाल, देखो ये सुबह सुबह कौन आ मरा। कोई भिखारी हो तो उसके कटोरे में रखी मुद्राएं छीन कर उसे भगा देना। जो आ गया महाराज, उन मुद्राओं से भुने चने खरीद लाऊंगा। आपके पौष्टिक नाश्ते का जुगाड़ हो जाएगा। हाँ भैया, क्या काम है। मैं पड़ोसी देश का राजा झांकू सिंह हूँ। मेरे महल में शक्कर समाप्त हो गई है। एक कटोरा शक्कर मिलेगी। शक्कर ना हो तो फिर एक लोटा चाय पिला देना। फाक। महाराज महल में नहीं है, फिर कभी आना। ठीक है, कल आ जाऊंगा। अपने फटे हाल महाराज को कहना कि महल में ही रहें। अगले दिन द्वार खुला था तो मैं बिना पूछे ही अंदर आ गया महाराज। वाह, क्या ठाट बाट हैं आपके। मेरे कपड़े धोने का साबुन खत्म हो गया है। एक टिक्की हो तो दे देना। थोड़ा नील भी हो तो दे देना। कपड़े सुखाने की रस्सी तो आप बिना कहे ही दे देंगे। बाहर निकालो इसको। साबुन की एक टिक्की ही तो मांगी थी, फक्कड़ कहीं का। अपनी बेइज्जती तो करवाते ही है, मेरी भी साथ में करवाता है। मन करता है तू इसके मुंह पे एक दुलत्ती। विशालगढ़। महाराज, मैं पड़ोसी देश का राजा झाकू सिंह हूँ। थोड़ा अचार मिलेगा। आज रानी ने सब्जी नहीं बनाई तो मैंने सोचा अचार के साथ ही रोटी खा लूँ। हाँ हाँ, अवश्य महाराज। किंतु आपको कौन सा अचार पसंद है? हमारे पास तो सभी तरह के हैं। सभी सब तरह के हैं तो थोड़े थोड़े कटोरे में डाल दो। अचार के नाम से मेरी तो लार ही टपकने लगती है। आप यहाँ प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी स्वयं अचार लेकर आता हूँ। अवश्य महाराज। सजना है मुझे, सजना मेरा मतलब महाराज विक्रम सिंह के लिए। ज़रा उलझी लटें सवार लूँ। वाह, इस मोटे की रानी तो बहुत सुंदर है। महाराज, ये लफंगा महारानी जी के कक्ष में ताक झाक कर रहा था। हमने रंगे हाथों पकड़ा है। ये पड़ोसी देश का राजा झाकू सिंह है। तभी बाकेलाल भी वहां पहुंचा। आओ बाकेलाल, तुम बताओ इसके साथ क्या व्यवहार किया जाए। महाराज, मुंह काला करके गले में जूतों की माला डाल के गधे पे बैठाकर इसको महल के द्वार से बाहर कर दिया जाए। ये राजा है, इसलिए यह कार्य इनके साथ पूरी इज्जत के साथ किया जाए। थोड़ा सा झांक लिया तो क्या हो गया राजा विक्रम सिंह। राजा झाकू सिंह से दुश्मनी तुम सबको बहुत महंगी पड़ेगी। अचार तो दे दो कम वक्तों। ढैचू, किसी का मुंह काला करके उसे मुझ पर ही क्यों बिठाते हैं। आ गया फिर बेइज्जती करवा कर। बधाई हो महाराज, आपका एक शत्रु और बढ़ गया। मेरा मतलब ऐसे दुष्ट की यही सजा होनी चाहिए। राजा झाकू के बारे में हमने भी सुना है बाकेलाल। वो महलों में कुछ ना कुछ मांगने के बहाने ताक झाक करता रहता है। किंतु हम अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते, इसलिए उसे अचार देने के लिए महल के अंदर बुला लिया था। उस अपमान से राजा झाकू सिंह के तन बदन में लगी थी आग। चमगादड़ की लार में फड़फड़ नाम का एक विषाणु होता है। यदि इस विषाणु के बुलबुले उड़ा दिए जाएं तो उससे फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। अब आएगा मजा। जब राजा विक्रम सिंह और उसके सभी सैनिकों के फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, तब मैं अपनी सेना के साथ विशालगढ़ पर आक्रमण करके विशालगढ़ का तख्ता पलट दूंगा। अगली सुबह। महाराज, गुप्त सूचना मिली है कि राजा झाकू सिंह विशालगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। क्या? वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरा मतलब है क्या उसकी इतनी हिम्मत। महाराज, महल की छत पर चील कौओं को इकट्ठा कीजिए। वो दुष्ट जब भी आए उसके शव को महल की छत पर रखवाकर चील कौओं को उसकी दावत दी जाए। महारानी, तुम शांत हो जाओ। सेवक, महारानी के लिए शीतल शरबत लाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज जी, महारानी जी, शरबत लीजिए। सेवक, तुम हाफ क्यों रहे हो? पूरा दिन इतनी मेहनत जो करता हूँ महाराज। महाराज, थोड़ा टांग ऊपर कर लीजिए, नीचे से फर्श पर पोछा लगा दूँ। अरे सफाई कर्मचारी, पोछा लगाते हुए तुम भी हाफ रहे हो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नारा मंत्री, सत्यनारायण भगवान की पूजा तो कल है, तुमने नारा आज ही लगवा दिया। सेनापति जी, शत्रु विशालगढ़ पर आक्रमण के मंसूबे बना रहा है। आप भी अपनी तलवार निकालकर उसका निरीक्षण कर लें।
कि कहीं उसमें जंग तो नहीं लग गया। मैं अपनी तलवार को प्रत्येक दिन शानदार लगाता हूँ बाकीलाल, ये देखो। ग्रर। तलवार म्यान में से अभी पूरी भी नहीं निकली और सेनापति मरकब भी हाँफने लगा। लीजिए महाराज, अब तो आप भी हाँफने लगे। हाँ बाकीलाल, सभी हाँफ रहे हैं, मुझे लगता है सभी के फेफड़े जवाब दे रहे हैं। हाँ, किंतु मुझे और बाकीलाल को छोड़कर मैं कैसे हाँफ सकता हूँ? प्रत्येक दिन प्रातः शहर को जाता हूँ, वन में सिंह मेरा नाश्ता करने के लिए मेरे पीछे दौड़ लगाते हैं और मैं उनके हाथ नहीं आता। और महारानी जी दिन भर आपको जोर जोर से बोलकर खूब खरी खोटी सुनाती हैं महाराज, इसलिए उनके भी फेफड़ों की खूब कसरत हो जाती है। बाकीलाल, खरी सुनाती हूँ, खोटी नहीं। राजवैद्य, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं आछी मापक यंत्र को सबकी उंगली पर लगाकर बारी बारी से सबके रक्त में प्रवाहित होती प्राणवायु को नाप रहा हूँ महाराज, इससे मुझे सबके फेफड़ों की ताकत का पता चलेगा। रक्त में प्राणवायु की मात्रा कम होने पर यह यंत्र छींकता है। यह छींका, देखा महाराज? इसका मतलब सेनापति के रक्त में प्राणवायु की मात्रा कम है, अर्थात इसके फेफड़े कमजोर हो गए हैं। आछी! फेफड़ा जितना कमजोर होगा यह यंत्र उतनी ही जोर से छींकता है। महामंत्री की उंगली पर लगाने से यह जोर की छींका है। आछी! यह नल की नलिकाओं क्यों महामंत्री की नासिकाओं में डाल रहे हो राजवैद्य? यह नल की नलिकाएं नहीं है बाकीलाल, इसे वायु खींचक यंत्र कनस्तर संतरे से तर कहते हैं। इसके हत्थे को गेड़ने मतलब ऊपर करने से यह बाहर से प्राणवायु खींचकर रोगी के फेफड़ों में पहुंचाता है। यह वायु इस यंत्र में भरे संतरे के रस के गुड़ को भी रोगी के शरीर में पहुंचाती है, जिससे रोगी के रक्त में प्राणवायु बढ़ जाती है। राजवैद्य जी, मुझे लगता है कि कोई शारीरिक क्रिया न होने से भी फेफड़ों की शक्ति क्षीण हो रही है। सबको व्यायाम की आवश्यकता है। व्यायाम मंत्री, तुरंत व्यायामशाला में व्यायाम की व्यवस्था करो शीघ्र ही। गुब्बारे भरना फेफड़ों की अच्छी कसरत मानी जाती है महाराज, मैं अभी इसे फुला देता हूँ। महाराज, इस गुब्बारे में अभी और हवा भरी जा सकती है। गुब्बारे में हवा भरते भरते ही मोटे का पूरा दम निकल जाए तो बात बनी। अभी लो बाकीलाल, और भर देता हूँ, जब पूरा फूल जाए तो मुझे बता देना। अभी तो आपकी तोंद पहले की बात ही दिखाई पड़ रही है महाराज, थोड़ी और हवा निकालिए इसमें से, मेरा मतलब थोड़ी और हवा भरिए गुब्बारे में। अबे बस कर भाई, गुब्बारा हूं, तोंद नहीं, फट जाऊंगा। सेनापति मरकब, कम से कम 100 डंडे बैठक से पहले मत रुकना। सेनापति के फेफड़े तो मजबूत होने बहुत आवश्यक है। 80 तो हो चुके हैं बाकीलाल, क्योंकि मैंने दंड बैठक शुरू ही 70 से की थी। शाबाश, सभी सैनिक और दरबारी अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम कर। मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, और कुछ नहीं तो रस्सी कूद लेती हूँ। बाकीलाल, सभी कुछ ना कुछ कसरत कर रहे हैं, तुम भी कुछ कसरत कर लो अपने फेफड़ों की मजबूती के लिए। आप कहती हैं तो मैं चला विशालगढ़ के 50 चक्कर लगाने, इससे कम क्या लगाऊंगा। बाकीलाल, जाते आते वो मुग्धा उठाकर मुझे देते जाना। ठहरो बाकीलाल, मैं 4 सैनिकों को तुम्हारी मदद करने के लिए भेजता हूँ। सेनापति के बच्चे, मुग्धा उठाना महाराज की आरती नहीं। बाकीलाल, आओ हम दोनों रस्सा कूदेंगे, महाराज को मुद्गर सेनापति दे देगा। सही समय पर सबके फेफड़ों की कमजोरी का पता चल गया। अब फेफड़ों की कसरतों के बाद सबके फेफड़े फिर से मजबूत हो जाएंगे। इसके बाद अनुलोम विलोम करूंगा। मुलाकातों का मौसम आ गया नामक वन में कहीं पर। तन डोले मेरा मन डोले, मेरे हृदय का गया करार रे, ये कौन बजाए बांसुरियां पी पी। इतने मधुर स्वर में ये नागिन गीत कौन गा रहा है? आहा, ये तो वन में मनमोहिनी गा रही है, मैं तो रीझ गया इस पर। मधुर मधुर सपनों में देखी मैंने सूरत उसकी, पग बांध के नाची ऐसा जाने कहाँ चली मैं। तो फिर तन डोले मेरा मन डोले, मेरे हृदय का गया करार रे, ये कौन बजाए बांसुरियां पी। मैं ही बजा रहा हूँ बांसुरियां पी। विवाह के लिए रजामंद कर ली मैंने, एक कन्या पसंद कर ली, नाम तो पता अपना। बड़े डोले शोले वाले राक्षस हो। मुझे भी तुम पसंद हो, मेरा नाम मधुमती है, किंतु मुझसे विवाह करने से पूर्व तुम्हें उस सुनहरी हिरण को पकड़ कर लाना होगा। ये मेरी शर्त है, नहीं तो फिर मैं किसी और से विवाह कर लूंगी। बस इतनी सी शर्त? तुम्हारे लिए तो मैं वन के सारे जानवरों को लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूं। फिर ये हिरण क्या चीज है, मैं अभी लेकर आता हूं उसे। ओ राक्षस, ये तो मेरी तरफ आ रहा है, मेरा टैटू अटैक करने, भागले सुनहरे। अरे ओ भाई हिरण, घबरा मत, भाग मत, मैं तुझे मारने नहीं केवल पकड़ने आ रहा हूँ। बेटा भाग कर कहाँ जाएगा, तू मेरे हाथ न लगा तो मधुमती अब फिर से मुझे नागिन नेत्र नहीं दिखाएगी और मुझसे विवाह भी नहीं करेगी। बेटा राक्षस, हाथ तो मैं तेरे नहीं लगने का,
ये हिरण तो बहुत तेज भाग रहा है, मुझसे और नहीं भागा जाता। आया बड़ा मुझसे मुझे पकड़ने वाला। बस इतनी ताकत थी? तुमसे तेज तो चूहा ही दौड़ लेता है। बड़े बेदम दुर्बल निकम्मे थकेले नाकारा और हापू निकले तुम तो। राक्षसों के नाम पर धब्बा हो तुम। ये देखो वृक्ष से क्या गिरा, पीला सूखा पत्ता। तुम भी इसके जैसे ही हो, सूखे पीले पत्ते। जब हिरण को पकड़ लो तो चले आना मेरे पास। हाफू कहीं के। पीला पत्ता, उसने मुझे पीला पत्ता कहा, हाफू कहा नहीं। इतना अपमान। किंतु शिकार तो मैंने बहुत की है। आज हिरण का पीछा करते हुए मैं इतनी जल्दी हाफने कैसे लगा? अभी भी हाफ रहा हूँ। राक्षस वैदरा धौकनी के पास चढ़कर अपने श्वास की पूरी जांच करवाता हूँ। शीघ्र ही तुम्हारी छाती का एक सिरे करना होगा, अर्थात तुम्हारी एक सिरे से जांच करनी पड़ेगी। जो करना है करो वैदराज धौकनी, किंतु मैं हाफने कैसे लगा ये पता चलना बहुत आवश्यक है। हिलना मत। मैं इस तने से आते सूर्य के तीव्र प्रकाश में तुम्हारी छाती का एक सिरा करूंगा। तो मैं श्वास थमा रोग दमादम मस्त कलंदर रोग हुआ है, अर्थात तुम्हारे फेफड़े बर्बाद हो चुके हैं। क्या? तुम्हारे फेफड़े तुरंत बदलने होंगे, नहीं तो तुम्हारा दम भर जो उधर मुंह फेरे हो जाएगा, अर्थात तुम्हारी मृत्यु। नहीं, किंतु मुझे अपने फेफड़े कौन देगा? ये तुम जानो। राक्षस तो कोई नहीं देगा, तो मैं सबसे ताकतवर मानव के मजबूत फेफड़े लाने होंगे। शीघ्र निर्णय लो। मेरे और भी मरीज अपनी बारी की प्रतीक्षा में बैठे हैं, उन्हें भी देखना है। किंतु जब तक मुझे किसी मजबूत दानव मानव के फेफड़े नहीं मिल पाते, जब तक का जुगाड़ तो कर दो। क्योंकि यदि मुझे फेफड़े लाने में विलम्ब हो गया तो मधुमती तो किसी दूसरे से विवाह कर लेगी। उससे पूर्व भी मुझे हिरण पकड़कर उसे ला कर देना होगा, और हिरण पकड़ने के लिए तो पहले काम चलाई फेफड़े लगने आवश्यक हैं। ठीक है, फिर एक जुगाड़ करते हैं, सुनो। वाह, ये करना सही होगा। उधर विशालगढ़ में क्या हुआ महाराज? उफ, लगता है मोटे की छाती में भयंकर पीड़ा उठी है। यमराज यहीं कहीं आसपास ही होने चाहिए। और ये कुत्ते ने अभी तक रोना शुरू क्यों नहीं किया? महामंत्री जी, मेरे फेफड़े फड़क रहे हैं। हैं क्या? आंख फड़कते तो सुनी थी, किंतु फेफड़े फड़कते हुए प्रथम बार ही सुन रहा हूँ। यह अपशकुन है। ऐसा लगता है महाराज के फेफड़ों पर कोई भयानक संकट आने वाला है। ऋषि इधर उधर भटकता और जहां कोई दुखी मिले वहां रुकाचार्य। महाराज, 3 दिवस का मनुष्य फाड़ी रोग योग है आपके श्वसन तंत्र तथा फेफड़ों पर। यदि इन्हें शत्रु की निगाहों से लोप न किया गया तो शत्रु के द्वारा आपके फेफड़ों का फाफड़ा किया जा सकता है। महाराज, ताफेर और त्वादा की हो। बाकीलाल, अपनी मनुष्य फाड़ी योग के कारण ही लगता है महल में सबके फेफड़े भी दुर्बल हो गए। होड़प्पा दा की हो। हे ऋषिवर, आप ही इस संकट का कुछ उपाय करें। तो मैं यहाँ और क्या भुट्टे भूनने आया हूँ? विशालगढ़ में हम ऋषियों के आगमन का राजा और राजा राज्य की भलाई के अलावा भला कोई दूसरा प्रयोजन कभी होता है क्या? महाराज, आपके फेफड़े आपकी काया से अविलंब दूर करने आवश्यक है, ताकि शत्रु आपके फेफड़ों का फाफड़ा न कर पाए। किंतु फिर फेफड़ों के बिना मैं श्वास कैसे लूँगा? इसका जुगाड़ भी मैंने कर दिया महाराज, उधर देखिए। तभी महाराज देखिए मेरे साथ कौन आया है। ये हैं सुप्रसिद्ध अंग शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ पड़ो फेसड़ चीराचार्य। ये अमर ईका नामक वैद्यशाला के बहुत बड़े लिखे शल्य चिकित्सक एवं जाने माने वैद्य हैं। ऋषि महाराज रही मुझे इधर आने को कहा था महाराज। महाराज, संकट टलने तक मैं आपके फेफड़ों के आपके शरीर से निकाल दूंगा। संकट समाप्त होने तक आप फेफड़ों को कड़ी सुरक्षा में रख सकते हैं, किंतु शत्रु को भ्रमित करने के लिए आपके शरीर में भी फेफड़ों का होना आवश्यक है, क्योंकि उसे आपके फेफड़े ना मिले तो उनकी तलाश में वो पूरे विशालगढ़ को तहस नहस कर डालेगा। तो जब तक आपके फेफड़ों का संकट टल नहीं जाता तब तक मैं आपके शरीर में किसी दूसरे प्राणी के फेफड़े डाल दूंगा। किंतु उस प्राणी के फेफड़ों से आप श्वास तो ले नहीं पाएंगे, तो आप श्वास कैसे लेंगे? आप श्वास अंटीकर नामक इस चिकित्सीय उपकरण की मदद से लेंगे। इसे मैंने ही बनाया है। ये उपकरण भी मैं आपके शरीर में आपके कपड़ों में छुपा कर लगा दूंगा। इस उपकरण में रखे गए गुब्बारों में वायु भरी हुई है, जिसकी मदद से आप शुद्ध वायु अंटी करते रहेंगे, अर्थात प्राण वायु आपको मिलती रहेगी। किंतु मुझे दूसरे फेफड़े किस प्राणी के लगाए जाएंगे? विशालगढ़ में कुत्ते आसानी से मिल जाते हैं महाराज। महाराज को सिंह के अलावा किसी अन्य प्राणी के फेफड़े नहीं लगाए जा सकते बाकीलाल। हाँ, महाराज के शरीर में सिंह के ही फेफड़े लगने चाहिए। बाकीलाल, अति शीघ्र जाओ और किसी सिंह का शिकार करके उसके फेफड़े लेकर आओ। और ध्यान रहे बाकीलाल, यदि सिंह के फेफड़े ना मिले तो तुम्हारे ही फेफड़े महाराज को लगाए जाएंगे। मैं जाता हूँ। चल बादशाह, शीघ्र लाने होंगे उस नरबक्षी सिंह के फेफड़े, नहीं तो कहीं मुझे अपने फेफड़ों से ना हाथ धोना पड़ जाए। मैं ना जाने का शेर के पास। हाँ नहीं तो
उसी समय वन में मन डोले मेरा तन डोले मेरे हृदय का गया करार रे ये कौन बजाए बांसुरिया पी मेरा भी मन डोले मेरा भी तन डोले मेरे भी हृदय का गया करार रे मैं ही बजाऊं बांसुरिया तू फिर आ गया था अकेले डाल से गिरे सूखे पीले पत्ते ऐसे ही नहीं आया इस बार पूर्ण तैयारी के साथ विवाह करने आया हूं तो फिर जा पकड़ कर ला वो सुनहरी हिरण जिंदा लियो ये गया और ये आया देख लो ये जीवित है ओ, मुझे छोड़ दो मेरी बीवी और 4 छोटे बच्चे हैं अरे वाह तुम तो हिरण पकड़ कर ले भी आए क्या क्या भागे तुम जैसे सिंह भागता है हिरण के पीछे हिरण का मुझे क्या करना था मेरे पहले पति की मृत्यु फेफड़ों की कमजोरी से हो गई थी तो इसलिए मैं तुम्हारे फेफड़ों की मजबूती की परीक्षा ले रही थी ये डाली मैंने वरमाला तुम्हारे गले में मधुमती मुझे मिल गई ऐसी बात पर अब हम दोनों नागिन नृत्य करेंगे बाकेलाल को वन में घुसने से पूर्व ही घोड़े बादशाह ने पटकी दे मारी थी मैं ना जाने का शेर वाले वन में और एक कम वक्त वन में चलना है म्याऊ म्याऊ शेर की दहाड़ घबराहट में स्वामी को बिल्ली की म्याऊ म्याऊ भी सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ रही है म्याऊ म्याऊ क्यों ना बिल्ली के ही फेफड़े ले आऊं उसको तो पकड़ना भी मुश्किल नहीं होगा इसलिए ही मैं बिल्ली की म्याऊ म्याऊ भी शेर की दहाड़ की तरह सुन पा रहा हूं ओ तो ये बात है जाल तो मैं साथ ही लाया था सिंह की दहाड़ उस वृक्ष के पीछे से आ रही है मेरा मतलब बिल्ली उधर ही है मगर जैसे ही बाकीलाल वृक्ष की ओर पहुंचा अरे बाप रे ये तो सच में शेर ही है इसके हाथ में जाल है ये मुझे पकड़ने आया है ये क्या शेर तो मुझे देखकर भाग रहा है मेरा इतना खौफ बढ़ गया है कि सिंह भी मुझे देखकर भागने लगे भाग बेटा शेर किंतु ये क्या ये तो भाग भी नहीं पा रहा है लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है वो मारा पापड़ वाले को अब इससे पहले कि ये भाग जाए मुझे ये जाल डालकर इसे फंसा लेना चाहिए नहीं मुझे जाने दो मेरी एक शेरनी और 2 बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे अरे ये तो ऐसे हाथ लग गया जैसे सचमुच ही शेर ना होकर बिल्ली ही हो बादशाह डर मत जल्दी से आजा ये शेर तो घबराकर मूर्छित भी हो गया अब आएगा मजा मुझे इस प्रकार शेर को कंधे पर उठाकर लाते देखकर सब मेरी ताकत और हिम्मत का लोहा मान जाएंगे पहले तो मैं तेरी ताकत का लोहा मान लूं ही मैं हूँ डोले मुझे चाहिए एक मजबूत मानव के फेफड़े और वो मुझे तू ही लगता है क्योंकि शेर पकड़ना किसी कमजोर फेफड़े वाले का बस का नहीं है राक्षस मेरा नाम बाकेलाल है मुझे देखकर तो शेर भी बेहोश हो गया है मुझसे दूर ही रह दुष्ट राक्षस अन्यथा तेरी खैर नहीं ये मेरी गीदड़ भपकी से डर तो जाएगा ना ये फेफड़े मुझे दे दे बाकेलाल नहीं क्योंकि यदि मुझे तेरे फेफड़े ना मिले तो मेरी मृत्यु निश्चित है हम दोनों में से अब एक ही जीवित रहेगा किंतु मैं वह मजबूत इंसान नहीं हूँ सच तो यह है कि मुझे तो विशालगढ़ में सब कीकड़ी कहते हैं तो मुझे फूंक मारकर देख लो यदि मैं तुम्हारी फूंक से उड़ न जाऊँ तो फिर कहना ओ ऐसा क्या अभी फूंक मारकर देख लेता हूँ यह सच कह रहा है अभी तो मैंने बहुत कम ताकत वाली फूंक ही मारी है यह तो उसी में उड़ने लगा देखा हाँ तो फिर सबसे मजबूत इंसान कौन है शीघ्र बता नहीं तो अभी तेरा सिर धड़ से अलग करता हूँ यदि तुम्हें मजबूत इंसान के फेफड़े चाहिए तो हमारे महाराज विक्रम सिंह से बढ़कर मजबूत इंसान तो तुम्हें कोई ढूंढे भी नहीं मिलेगा उसमें 10 हाथियों का बल है यदि ऐसी बात है तो फिर ठीक है तुम मुझे बताओ कि वो मुझे कहाँ मिलेगा मैं राक्षस वह धौकनी को लेकर आता हूँ मोटे के फेफड़े सिंह के फेफड़ों से बदले जाने हैं डोले से पहले मुझे महल पहुँचना होगा जिससे कि डोले के पहुँचने तक मोटे के फेफड़े बदल दिए जाएँ डोले को मैं महल पहुँचने का थोड़ा लंबा रास्ता बताता हूँ जब तक ये वहाँ पहुँचेगा तब तक मोटे के फेफड़े बदले जा चुके होंगे फिर जब डोले को मोटे के अंदर सिंह के फेफड़े मिलेंगे तो ये क्रोधित होकर मोटे को मार डालेगा बाकेलाल ने डोले को लंबे रास्ते पर भेज दिया और द्रुत गति से विशालगढ़ की ओर चल पड़ा मोटे के मरते ही फिर मुझे ही विशालगढ़ का राजा बनाया जाएगा और यह राक्षस तो बिना फेफड़ों के ही मर ही जाएगा शीघ्र ही शल्य चिकित्सा सफल हुई महाराज मैंने सिंह के फेफड़े आपके शरीर में डाल दिए आपके जख्मों पर जिन जड़ी बूटियों का लेप किया है उससे आपके शरीर पर जख्मों के चिन्ह तक ना शेष रहेंगे यही मेरी विशेषता है अब आपके इन फेफड़ों को मैं अचार डालने वाले वर्तमान में सुरक्षित रख देता हूँ अब आप श्वास अंटी का यंत्र की मदद से श्वास लेते हुए राज्य के कामकाज पूर्व की ही भांति कर सकते हैं संकट टलने के पश्चात मैं आपके फेफड़े वापस आपके शरीर में डाल दूंगा राक्षस डोले भी आता ही होगा बाकेलाल तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि कोई राक्षस डोले महल पर हमला करने आने वाला है उफ ये नामराद कहाँ से हमारा वो सेनापति जी मेरा मतलब है कि
मेरा मतलब है कि मैं था क्लैक। हा, राक्षस डोले नाम है मेरा। कोई मेरी राह में आया तो वो मारा जाएगा। भागो, राक्षस आया। हम घबरा कर नहीं भाग रहे हैं मूर्ख, हम सेनापति जी को समाचार देने के लिए भाग रहे हैं। सेनापति जी, राक्षस डोले ने महल का द्वार तोड़ दिया है, वो इधर ही आ रहा है। बाकीलाल, मैं अनुलोम विलोम करके आता हूँ। ठीक समय पर आया है डोले राक्षस। राक्षस का सामना करने के लिए सभी सैनिक तुरंत अपने अपने फेफड़ों को मजबूत बनाने का थोड़ा बहुत अभ्यास और मैदान में आ जाओ। दंड बैठक ही लगा लेते हैं। मैं उठक बैठक लगाता हूँ। मैं लंबी सांस भरने का अभ्यास करता हूँ। मैं अनुलोम विलोम करके युद्ध समाप्त होने तक, मेरा मतलब युद्ध शुरू होने तक आता जाओ। यह सब लोग तो फेफड़ों की ताकत बढ़ाने के लिए कसरतें कर रहे हैं और इतने में ही हाँफ रहे हैं। यहाँ कोई फेफड़ों का संक्रमण फैला हुआ है। राक्षस डोले, ऐसे संक्रमित वातावरण में शल्य चिकित्सा नहीं हो सकती, किंतु तुम्हारे फेफड़े तो बदल लेंगे। मैं ये नाकू पत्ता नाक मुंह पर लगा लूँ ताकि ये संक्रमण मुझे भी ना हो जाए। राजा विक्रम सिंह, मैं तेरे फेफड़े लेने आया हूँ। राक्षस वैद्य डॉक्टरी मेरी शल्य चिकित्सा करके तेरे फेफड़े मेरे फेफड़ों में डालेंगे। बाकीलाल, तो ये है वो संकट। डोले के बच्चे, प्रतीक्षा किस बात की है? शीघ्र मोटे के फेफड़े निकालकर इसका काम तमाम कर। डोले, यहाँ फैले संक्रमण को दूर करने के लिए मुझे ढेर सारी भाप चाहिए। भाप से सारा संक्रमण दूर हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा वैद्यराज? यहाँ पानी खौलाना होगा। खौलते पानी से भाप उठेगी। मैं उसमें भाप लेने की दवा, नुक्स और संक्रमण दूर करने की में देसी वर नामक ये जड़ी बूटी डालूंगा। उससे इस खौलते पानी में से जो बुलबुले उठेंगे उनसे यहाँ फैला सारा संक्रमण दूर हो जाएगा। महाराज, सांस रोक लीजिए और जब तक दम ना निकल जाए रोक के रखिए। मेरा मतलब इन बुलबुलों को सांस के साथ भीतर खींचिए। फिर चल राजा, अपने फेफड़े मुझे दे दे। हाँ ठीक है, चलो, किंतु किसी को कुछ कहना मत। अच्छा हुआ तो जल्द ही मान गया फेफड़े देने के लिए, अन्यथा हम पहले तेरा तिया पाचा एक करते, मतलब तेरी 2-4 हड्डियां तोड़ते। और फिर राजा, ये निकाले मैंने तेरे फेफड़े। इनको शीघ्रता के साथ राक्षस की छाती में डाल दो। डोले, ये डोले राजा विक्रम सिंह के फेफड़े मैंने तेरी छाती में। अब आएगा मजा जब डोले को ये पता चलेगा कि मोटे के शरीर में तो शेर के फेफड़े हैं। अब तुम दोनों उठकर खड़े हो जाओ, क्योंकि शल्य चिकित्सा सफल हुई। मैंने डोले के फेफड़े राजा के फेफड़ों से बदल दिए हैं। तभी मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी शल्य चिकित्सा कभी असफल नहीं हुई। उड़प्पा दल दे पैंग हैंगे, मतलब मरते हैं। नहीं डोले, तू मर नहीं सकता। वह मारा। बता राजा, ये क्या रहस्य है? मेरा मरीज डोले तेरे फेफड़े लगाते ही मर कैसे गया? क्योंकि वो मेरे नहीं, एक शेर के फेफड़े थे जिसे बाकेलाल पकड़ कर लाया था। शेर के? बाकेलाल, वो शेर बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं तो नहीं कर रहा था? हाँ, कर रहा था। ये तुमने क्या किया? डोले के फेफड़े मैंने उसी शेर के फेफड़ों से बदले थे, क्योंकि उसको मधुमती को रिझाने के लिए शेर की फुर्ती से दौड़ कर हिरण पकड़ना था। शेर में डोले के खराब वाले फेफड़े थे। मैंने डोले के खराब फेफड़े तुम्हारे ताकतवर फेफड़े समझकर वापस डोले में ही डाल दिए। उससे उसकी मृत्यु हो गई। हमारी श्वास की समस्या दूर हो गई महाराज। हाँ, जड़ी बूटी की भाप से संक्रमण दूर होते ही हम ठीक हो गए। तो फिर मुंह क्या देखते हो सैनिकों? इस दुष्ट राक्षस वैद्य को भी मार डालो। ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? शेर में डोले के खराब फेफड़े थे। अब अपना सिर बचाने के लिए दिखावे हेतु मुझे तलवार थामनी होगी। इसका सिर तो मैं काटता हूं। नहीं भाई, मुझे क्यों मारते हो? मैं तो वैद्य हूं, लड़ाई झगड़े से मेरा क्या काम? मैं तो चला, मधुमती को सूचना भी तो देनी है कि वो विधवा हो गई। कहाँ है वो दुष्ट राक्षस डोले? मेरी तलवार उसका सिर धड़ से अलग करने को उतावली हो रही है। डोले तो कब का मारा गया सेनापति, और राक्षस वैद्य भी भाग गया। क्या? मारा गया? अच्छा हुआ, अन्यथा बस्ता अब भी नहीं मेरे हाथों। किंतु महाराज, बाकेलाल को डोले के आक्रमण का पहले से ही पता था। मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है बाकेलाल को ऐसा कहते हुए। तुम्हारी इस बात की जांच हम अपने फेफड़े वापस पाने के बाद करेंगे सेनापति। वो महाराज, मैं इसके बाद विक्रम के असली फेफड़े वापस उसके फेफड़ों की जगह पर लगा दिए गए। तभी हा, राजा विक्रम सिंह, मैं जानता हूं तुम्हारा और तुम्हारी सेना का सांस के बिना दम निकल रहा है, क्योंकि मैंने ही चमगादड़ की लार के बुलबुले उड़ाकर महल में संक्रमण फैला दिया था, ताकि तुम सबको दुर्बल करके तुम्हें युद्ध में पराजित करके अपने अपमान का बदला ले सकूं और महारानी के कक्ष में भी झांक सकूं। किंतु राक्षसों को भीतर जाते देखकर रुक गया था और उनके यहां से जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब सब मरने को तैयार हो जाओ। आक्रमण! इस दुष्ट के आक्रमण का उत्तर दो। बेटा बाकेलाल, अब इस युद्ध में तुझे भी अपनी तलवार का कौशल दिखाना होगा।
क्योंकि युद्ध के पश्चात जब विक्रम मुझसे सफाई मांगेगा, ढोले के आगमन की सूचना की, तो सूझ गई तरकीब कि मुझे क्या कहना है। टणाक टणाक। पहले आया राक्षस, फिर आया राजा झांकू, फिर आया बाकीलाल। अब कोई शत्रु नहीं बचेगा। खनाक ओ ओ मरा ओ। सैनिकों, समाप्त कर दो दुष्टों को। दुष्ट राजा झाकू, हम भाप लेकर अब ठीक हो चुके हैं, अब तू मरेगा। टनाक। क्या कहा? ठीक हो गए? ओ, तलवार भी गिर गई मेरी। मैं तो ऐसे ही कह रहा था महाराज, मैं तो चाय पत्ती लेने आया था, युद्ध करने नहीं। सैनिक तो मेरी सुरक्षा के लिए मेरे साथ आ गए थे, मुझे बहुत प्यार करते हैं ना, और इस बार तो मैंने महारानी जी के कक्ष में भी नहीं जागा। शीघ्र ही राजा झाकू अपनी सेना सहित वहां से भाग खड़ा हुआ। और तब, हाँ तो बाकेलाल, सेनापति जो कुछ कह रहा था राक्षस ढोले के विषय में, उसमें कितनी सच्चाई है? महाराज, वो बात ये थी कि मुझे राजा झाकू के हमले की बात पता चल गई थी। मैंने ही डोले को यहाँ भेजा था, क्योंकि यदि मैं उसे यहाँ ना भेजता तो फिर राक्षस धौकनी भाप से संक्रमण भी दूर ना करता, जिससे कि सभी सैनिक और सेनापति इत्यादि ठीक हो गए। यदि वे लोग ठीक ना होते तो राजा झाकू हमें पराजित कर देता। वाह बाकीलाल, इस बात पर हमारा क्रोध पानी हो गया। गले लग जा। यदि मुझे पता होता कि राजा झाकू भी आक्रमण करने आने वाला है, तो मैं राक्षस डोले को यहाँ क्यों भेजता। बोलो महाराज विक्रम सिंह जी और महारानी की जय। बोलो फिर आए बाकेलाल की जय। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स बाकेलाल और मुसीबत का खेल में, जो कि अभी अनरिलीज्ड है। गिरगिट लोक से आए दो गिरगिट, सीधे साधे भोले भाले। उनको देखा बाकेलाल, सीधा साधा भोला भाला। फिर आरंभ हो गया खेल खेल में योग। बाकेलाल, इस टापू खेले। टाल मेरी। ठीक है, पर दूज मेरी होगी। बाकेलाल और मुसीबत का खेल मनोज गुप्ता पेश करते हैं हास्य सम्राट बाकेलाल की हंसी और मुसीबत से भरी हा कारी कॉमिक्स। तो चलिए पेश है इस कॉमिक्स के कुछ अंश। गिरगिट लोक के गिरगिट मानव। अभी कहाँ समाप्त हुई कहानी? कहानी तो अब शुरू हुई है। अब तो बता दो पाठकों को स्वामी गिरगिट कि हम क्यों हंस रहे हैं। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। हंस हंस कर मेरे तो पेट में बल पड़ गए हैं स्वामी गिरगिट। मेरी प्यारी गिरगिटी, हमारी इस हंसी का रहस्य जानने के लिए पाठकों को प्रतीक्षा करनी होगी बाकेलाल की मुसीबत का खेल सीरीज की। ये नादान जानते ही नहीं कि इनका पाला बाकेलाल से पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स बाकेलाल और मुसीबत का खेल में। तब तक के लिए धन्यवाद।